बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 15 में चैप्टर नंबर 4 बुक 2 और चैप्टर नंबर 5 बुक 2 इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 इन चैप्टर्स में यहाँ से रिएक्शन केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ईयर में चूँकि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री है और उसमें रिएक्शंस कम है, लेकिन सेकेंड ईयर में मेजॉरिटी जो है ख़ास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिर ऑर्गेनिक में भी स्पेशली रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चैप्टर्स को, इनके जो MCQs हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं एंटीटेस्ट से रिलेटेड, वो भी फिर इक्वेशन से रिलेटेड ही होंगे। तो हमने ये तरीका सीखना है कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस को कैसे याद करना चाहिए। और इनके जितने रिएक्शंस हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ओवरऑल केमिस्ट्री में, अगर हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो हिस्सों में मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 कैटेगरीज में फॉल कर जाते हैं। एक रिएक्शन की कैटेगरी है जिसे कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अभी अगर हम ये बताना चाहें किसी को कि भाई ये एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, तो ज़्यादातर ज़हन में यही बात आएगी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं आपस में तो इसे एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये इसका नामुकम्मल आंसर है। एसिड और बेस मिलते हैं, ये एसिड बेस रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको एसिड बेस रिएक्शंस कहते हैं। तो फिर एसिड बेस रिएक्शंस की पहचान क्या है? एसिड बेस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्शन के नतीजे में रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के नतीजे में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने से ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हो, तो ऐसे रिएक्शन को जो है एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। इस कैटेगरी में कौन से रिएक्शन जो है वो फॉल करते हैं? अगर कभी एसिड और बेस मिले, एसिड और सॉल्ट मिले, सॉल्ट और सॉल्ट मिले, कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर सॉल्ट से मिले, कोई भी का मतलब है कि कार्बोनेट के साथ पॉजिटिव आयन कौन सा है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है। तो कोई भी कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट से जब रिएक्ट करे या मेटल ऑक्साइड जो है वो सॉल्ट से रिएक्ट करे, तो ये वो 6 हेडिंग्स बन जाएंगी रिएक्शंस की, जिन रिएक्शंस को हम एसिड बेस रिएक्शन कहेंगे। इनमें से जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आएगी। इनको याद ऐसे एक तो ऐसे हेडिंग में याद, किसी रिएक्शन को देख के तो पहले ये कोशिश करनी है कि देखना है कि क्या वो एसिड बेस रिएक्शन है, क्या उसमें एसिड बेस या एसिड सॉल्ट या बेस सॉल्ट या 2 सॉल्ट या इनमें से कोई आपस में रिएक्ट कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो फिर इनके जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो कर रहे हैं तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, उनका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और सॉल्ट रिएक्ट करेंगे तो एसिड और सॉल्ट बनेगा, बेस और सॉल्ट रिएक्ट करेंगे तो बेस और सॉल्ट जो है वो बनेगा। अगर 2 सॉल्ट कंबाइन करेंगे तो 2 सॉल्ट बनेंगे। अगर कोई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनेगा। तो इसमें मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वो भी सॉल्ट से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ऐसे याद, पहली जो हेडिंग है उसको तो याद करना आसान है कि हम अक्सर यूज टू हैं इसके, इस रिएक्शन को हम फेमिलियर हैं इससे कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। बाकी जो 3 नेक्स्ट कैटेगरीज है उसमें जो मिल रहे हैं वही बन रहे हैं। यानी अगर एसिड और सॉल्ट मिल रहा है तो एक नया एसिड और एक नया सॉल्ट बन रहा है।
अगर बेस और सॉल्ट मिल रहे हैं तो एक नई बेस और एक नया सॉल्ट बन रहा है। अगर 2 सॉल्ट मिल रहे हैं तो 2 नए सॉल्ट बन जाएंगे। कोई भी कार्बोनेट बाई कार्बोनेट तो वो हमने देख लिया। तो एसिड सॉल्ट बेस सॉल्ट 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 मिले तो जो मिल रहे हैं वही बन रहे हैं। इसमें एक और बात ये समझ लें कि सॉल्ट कहते हैं किसे। अगर ये पूछे कि सॉल्ट किसे कहते हैं और ये कहा जाएगा जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो ये उसकी प्रिपरेशन का तरीका है। हम ये चाहते हैं कि हम डिफ़ाइन करें कि सॉल्ट किसे कहते हैं। तो जब हमने ये डिफ़ाइन करना है कि सॉल्ट किसे कहते हैं, तो एनी सब्सटेंस इन विच पॉजिटिव पार्ट इज अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव पार्ट इज अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड सॉल्ट। तो पहली तो ये बात याद रख लें कि जिसे सॉल्ट कहते हैं उसमें लाजमी तौर पे एक पॉजिटिव आयन होगा और लाजमी तौर पे एक नेगेटिव आयन होगा। ये हो नहीं सकता कि हम किसी को सॉल्ट कहें और वो आयनिक ना हो नेचर के अंदर। तो सॉल्ट आयनिक होता है, उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा। और सॉल्ट उसे कहेंगे कि जिसमें जब वो कंपाउंड आयनाइज हो तो हाइड्रोजन आयन नहीं बने और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बने। ये नहीं कि उसमें हाइड्रोजन हो नहीं, लेकिन जब उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन बने, क्योंकि पॉजिटिव आयन बनेंगे तो एसिड होगा, अगर नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन बन गया तो बेस होगा। तो जब वो सॉल्ट जो है जब वो आयनाइज हो तो ना उससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो ना उससे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो। तो जब सॉल्ट बने तो उसमें पॉजिटिव आयन भी नहीं हो, नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो, लेकिन वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा कोई और हो तो उसे सॉल्ट कहेंगे। अच्छा, सॉल्ट बनाने के लिए चूँकि एसिड और बेस यूज़ होते हैं तो इसमें फिर सॉल्ट जब बनता है तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा बेस से आता है। कभी मतलब रिएक्टेंट होगा ना, हमने सॉल्ट बनाना है, अभी ऊपर जितने रिएक्शन हमने पढ़े उनमें सॉल्ट सब रिएक्शन में बन रहा है, तो हमने जब सॉल्ट बनाना है तो रिएक्टेंट में अगर बेस है तो उससे हम पॉजिटिव लेंगे सॉल्ट बनाने के लिए और एसिड से नेगेटिव लेंगे। बेस से चूँकि हमेशा पॉजिटिव आता है इसलिए इसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं, एसिड से हमेशा नेगेटिव आता है इसे हम इसलिए एसिड रेडिकल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल NaCl है, भूल जाएं तो उसको ज़हन में रख लें कि पॉजिटिव पार्ट, सॉल्ट को लिखते वक्त पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं नेगेटिव बाद में लिखते हैं, सॉल्ट को बोलते वक्त पढ़ते वक्त भी पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं नेगेटिव बाद में लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट बेस से आता है हमेशा, नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनका ताल्लुक किसी चैप्टर से नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होंगे, लेकिन वो 2 पॉइंट्स जो सिर्फ चैप्टर 3 के लिए हैं वो हैं कि जब भी हाइड्रोजन बोरॉन ऑक्सीजन मिले तो उससे बोरिक एसिड बनता है आमतौर पे हमारे सिलेबस में, और सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन अगर आपस में मिलेंगे तो बोरेक्स बनेगा। यानी ये चैप्टर 3 के रिएक्शंस अगर याद करने हैं तो उसमें ऐसे होगा कि हाइड्रोजन बोरॉन ऑक्सीजन मिले तो बोरिक एसिड बनेगा, सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन मिलेंगे तो बोरेक्स बनेगा। कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए करते हैं इस बात को। देखिए H3BO3 + Na2CO3 है। अगर आप इसके प्रोडक्ट गेस करना चाहें, H3BO3 एसिड है, Na2CO3 जो है ये कार्बोनेट है, तो इसकी हेडिंग बनेगी एसिड प्लस कार्बोनेट। जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो अब ये जो बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, ये कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा, तो पहले सॉल्ट बनाए। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से क्या आना है? नेगेटिव। H3BO3 में नेगेटिव क्या है? BO3। एसिड में हाइड्रोजन के अलावा बाकी नेगेटिव होता है BO3, और उधर से कार्बोनेट में पॉजिटिव क्या है? सोडियम। चूँकि एसिड से नेगेटिव आना है BO3 और उधर से पॉजिटिव आएगा, चाहे वो बेस है या चाहे कोई भी है उससे पॉजिटिव आएगा, तो सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऊपर भी क्या लिखा? बोरेक्स बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन, इसको अगर बैलेंस करना है तो आम तो बैलेंसिंग नहीं होती है एंटी टेस्ट में, लेकिन अगर बैलेंस करना है तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि पहले बोरॉन का एटम बैलेंस करो, फिर सोडियम का, फिर हाइड्रोजन का, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यानी बैलेंसिंग करने के लिए ये तरीका होता है कि पहले कौन सा एटम बैलेंस करना है, बाद में कौन सा एटम बैलेंस करना है, तो फिर इक्वेशन आसान हो जाती है बैलेंस करनी। सेकेंड रिएक्शन देखो, Na2B4O7 है, HCl से रिएक्ट की है। Na2BO4O7 बोरेक्स है, सॉल्ट है, HCl प्लस वाटर। इसकी हेडिंग बनाई अगर उन 6 में से, तो ये हेडिंग बनेगी सॉल्ट प्लस एसिड। सॉल्ट और एसिड मिलेंगे तो सॉल्ट और एसिड ही बनेगा। आप पहले सॉल्ट बना लें। सॉल्ट कैसे बना लें? एसिड से ले लें नेगेटिव, एसिड का नेगेटिव क्या है? Cl, और सॉल्ट से लें पॉजिटिव, तो
वो बेस होता तो उससे पॉजिटिव ले लेते, वरना जो भी रिएक्ट कर रहा है उससे पॉजिटिव लेंगे, तो ये NaCl बन गया। बाकी कौन से एटम बच गए? हाइड्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो अब टॉप पे देखो लिखा कि बोरिक एसिड बनेगा। इसको बैलेंस करना है तो पहले बोरॉन, सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर ले। फिर देखो Na2B4O7 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, अगेन सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस एसिड बनेगा। अब सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से नेगेटिव जो कि SO4 है सल्फेट, और इधर से पॉजिटिव Na, तो Na2SO4, और फिर हाइड्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन मिलेंगे तो बोरिक एसिड बनेगा। अब नेक्स्ट है Ca2B6O11 प्लस SO2 प्लस वाटर। क्लेमनाइट जो है ये सॉल्ट है, और जो SO2 और वाटर इनको अगर इकट्ठा करें तो ये H2SO3 बन जाता है। SO2 और वाटर को जमा करें तो H2SO3 ये एसिड है। तो ये सॉल्ट प्लस एसिड हेडिंग बन गई। सॉल्ट प्लस एसिड हेडिंग बन गई तो एक नया सॉल्ट, एक नया एसिड। नया सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से नेगेटिव, नेगेटिव एसिड का क्या है? SO3, सॉल्ट से ले पॉजिटिव CaSO3, और बाकी एटम कौन से बच गए? हाइड्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, तो बोरिक एसिड बन जाएगा। H3BO3 और NaOH को रिएक्ट करें तो ये एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट बनाने के लिए बेस से क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है? Na। एसिड में नेगेटिव क्या है? BO3, हाइड्रोजन के अलावा बाकी पार्ट नेगेटिव है, तो ये Na और बोरॉन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये बोरिक्स बन गया, Na2B4O7। इसी तरह से एक और थर्ड चैप्टर के रिएक्शंस के लिए याद रखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे करें कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा बोरॉन का एसिड है जो स्टेबल है, तो हमारे पास कोई भी बोरॉन का एसिड हो वो सारे के सारे वाटर के अंदर जो वो ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। द ओनली एसिड ऑफ बोरॉन दैट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सब एसिड, मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड उसी में चेंज हो जाएंगे। पेज 10 देखें इसका। इसमें अब हम अभी हमने पढ़ा कि एसिड बेस रिएक्शंस जो हैं उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, प्रोडक्ट की कोशिश कैसे करते हैं गेस करने की। एक और तरह के रिएक्शन जो है सेकंड कैटेगरी रिएक्शंस की, वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जितने रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इन रिडॉक्स रिएक्शंस को मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो एक तो अब चैप्टर 4 स्पेसिफिक है रिएक्शंस, हम उसके रिएक्शंस देखने लगे कैसे करने हैं। चैप्टर 4 के रिएक्शंस जब करने हो तो इसके 3 पार्ट्स कर लें। पहला हिस्सा जो है उसमें हम ये करेंगे कि नाइट्रिक एसिड तक के जो रिएक्शंस है वो करेंगे, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, HNO2, उस पार्ट की एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर फास्फोरस के जो रिएक्शन हैं उनकी अलग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो सल्फ़र के रिएक्शन हैं उनके अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी पहले नाइट्रिक एसिड तक का जो पोर्शन है उसके रिएक्शन कैसे करने चाहिए। इस चैप्टर के शुरू में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गिवन है, तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इनमें से बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बाद रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो एक लिस्ट आप बना लेंगे कि हम पढ़ लेंगे कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो जैसे N2O है तो इसके ऊपर लिखा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एरो का मतलब है कि जब ये किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करेगा तो ये चेंज किस में होगा? प्रोडक्ट में। ये N2 और O में चेंज हो जाएगा। NO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। NO अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है N2O में चेंज हो जाएगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये NO2 और HNO3 में चेंज हो जाएगा। NO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये NO में चेंज हो जाएगा। HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी NO में चेंज हो जाएगा। HNO2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये HNO3 में चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो किसी को ऑक्सीजन देगा, लिहाजा उसके पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी पर एटम, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी से ऑक्सीजन लेगा, लिहाजा उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तो इसके MCQs यही हैं कि बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो अगर आप इसको देखो तो जो HNO2 और NO है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, और अभी तक इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेला रिड्यूसिंग एजेंट ही सिर्फ हो। और दो हैं N2O और NO जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दो हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। नाइट्रिक एसिड को इसमें शामिल कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड को भी इसमें शामिल कर लो। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सिर्फ, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब अगर इसको बोल दें तो N2O जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बस, और नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो NO और HNO2 हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। फिर एक और तरीके से देखो, ऐसे है कि
हमारी पूरी बुक में, अब ये बात ज़रा चैप्टर से रिलेटेड नहीं बल्कि बाकी चैप्टर से भी रिलेटेड है, कि पूरी बुक में जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन से हैं, वो ज़हन में रहे। हेलाइड आइन हो, फेरस आइन हो Fe+2, Sn+2 स्टेनस आइन है, S-2 सल्फाइड है, D फॉर डे, SO3-2 सल्फाइड, T फॉर टॉय, S2O3-2 थायोसल्फेट, C2O4-2 ऑक्सिलेट, ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो बुक में है। तो जो आम तौर पे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये उनमें से हैं। ये जब किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करेंगे तो ये कैसे प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे। अगर कभी रिडॉक्स रिएक्शन है और हेलाइड आइन जो हैं वो मौजूद है रिएक्टेंट में, तो ये प्रोडक्ट में जाके हेलोजन बन जाएंगे। फेरस हमेशा फेरिक में चेंज हो जाएगा, स्टेनस स्टेनिक में चेंज हो जाएगा, सल्फाइड सल्फर में चेंज हो जाएगा, सल्फाइड सल्फेट में चेंज हो जाएगा, थायोसल्फेट भी सल्फेट में चेंज हो जाएगा, ऑक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। हेलोजन अगर रिएक्टेंट में हो, ऊपर से हेलाइड, तो हेलोजन अगर एलिमेंट के तौर पे अगर लिखे हों, हेलाइड मतलब कंपाउंड में लिखा हो, HCl है, NaCl है, PbCl2 है, ये हेलाइड कहलाते हैं। और अगर ये एलिमेंट के तौर पे लिखे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर रिएक्टेंट में हेलोजन है तो प्रोडक्ट में वो हेलाइड में चेंज हो जाएंगे, अगर रिएक्टेंट में वो हेलाइड है तो प्रोडक्ट में वो हेलोजन में चेंज हो जाएंगे। एक और बात देखो कि अब सल्फाइड हम कैसे पहचानेंगे सल्फाइड, यानी देखो सल्फर को लिखने के दो तरीके, एक तो अकेला ऐसे लिखा हो तो उसे तो सल्फर बोलेंगे, एक है कि वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड की शक्ल में लिखा हो, जैसे H2S, Na2S, PbS, तो इसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड ऐसे पढ़ेंगे। मतलब H2O3 है तो रिएक्शन में लिखा होगा Na2S2O3, PbAS2O3, H2S2O3 ऐसे लिखा होगा। तो जैसे ऑक्सिलेट है C2O4-2, तो ये सोडियम ऑक्सिलेट होगा, अमोनियम ऑक्सिलेट होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा H2C2O4, तो ऐसे हमने पहचानना है। तो ये प्रोडक्ट में क्या बना देंगे ये हमने याद रखना है। देखो इससे रिएक्शन कैसे करेंगे, एक रिएक्शन है कि NO को H2S से रिएक्ट करें। अब क्वेश्चन ये होगा कि बताओ जब व्हेन NO रिएक्ट विद H2S इट बिहेव एज, NO जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब H2S को अगर आप देखें तो इसे सल्फर बोलेंगे या सल्फाइड बोलेंगे, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब इसे सल्फाइड बोलेंगे तो सल्फाइड तो हमने पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो NO क्या होगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है। अब प्रोडक्ट गैस करने, तो आप देखो सल्फाइड हमने पढ़ा है कि जब भी रिएक्टेंट में सल्फाइड होगा तो प्रोडक्ट में सल्फर में चेंज हो जाएगा, और NO जो है वो N2O में चेंज हो जाएगा प्लस वाटर बनेगा। इस तरह से NO को जब H2SO3 से रिएक्ट करेंगे तो H2SO3, SO3-2 सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो NO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। प्रोडक्ट कैसे गैस करें, NO हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी NO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किस में चेंज होगा, N2O में, लिहाजा वो N2O बन गया। और सल्फाइड किस में चेंज होगा, सल्फेट में, तो H2SO3 से H2SO4 बन गया। फिर देखो जैसे HNO2 का HI से रिएक्शन है तो HNO2 ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है। HI को आयोडीन पढ़ोगे या आयोडाइड, आयोडीन होता है अगर I2 लिखा होता तो, ये आयोडाइड है, आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आयोडाइड जब हेलाइड जब होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो हेलोजन में चेंज हो जाता है, तो आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। और HNO2 जो है वो HNO2 को देखो लिस्ट में जो भी हमने पढ़ा है, जब HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो NO में चेंज होगा, तो ये I2 + NO और वाटर बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम रिएक्ट करें HNO2 को ब्रोमीन और वाटर के साथ, तो ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमीन हेलोजन है, हेलोजन हेलाइड में चेंज हो जाएगा। और HNO2 चूँकि हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HNO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ऊपर हमने पढ़ा कि वो HNO3 में चेंज हो जाता है, और ब्रोमीन जो है वो हेलाइड में HBr में चेंज हो जाता है। अगर HNO2 को SO2 और वाटर से रिएक्ट करेंगे तो SO2 और वाटर जो है वो मिलके H2SO3 बनता है। HNO2 को इससे रिएक्ट करेंगे तो SO2 और वाटर H2SO4 में चेंज हो जाएगा, और HNO2 जो है वो NO में चेंज हो जाएगा। तो अगर ये लिस्ट आपके जहन में हो तो कौन किस में चेंज होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुछ आसान हो सकता है। फिर देखो नाइट्रिक एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट करें
तो एक तो नाइट्रिक एसिड मेटल का नाइट्रेट ज़रूर बनता है, एक नाइट्रिक एसिड को मेटल से रिएक्ट करें तो मेटल का नाइट्रेट ज़रूर बनेगा, और फिर साथ में कुछ बनेगा, वो अलग अलग होंगे, हर रिएक्शन में थोड़े फ़र्क हो सकते हैं, साथ में वाटर बनेगा। अब नाइट्रिक एसिड को मेटल से, 5 मेटल्स के अगर नाम याद रख लें, टिन और जिंक और कैल्शियम मैग्नीशियम और मैंगनीज, कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज टिन और जिंक। अच्छा देखो, जब भी नाइट्रिक एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे, मेटल से, तो मेटल नाइट्रेट और वाटर के अलावा NO2 बनेगा अगर नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड होगा, कोई भी मेटल हो। और कोई भी मेटल हो और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और NO गैस बनेगी। 5 मेटल हैं कि जिनमें जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो NO की बजाय कुछ और बन जाता है। यानी अगर जिंक मेटल हो और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो NO की बजाय, मेटल नाइट्रेट तो बना और वाटर तो बना, तो NO की बजाय N2O बन जाएगा। 2 मेटल हैं जिंक और टिन। जिंक को जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, टिन को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, यानी ZnNO3 ट्वाइस, SnNO3 ट्वाइस, और NO की बजाय अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। और 3 मेटल हैं जिनमें कैल्शियम मैग्नीशियम और मैंगनीज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट से, तो मेटल नाइट्रेट और हाइड्रोजन बनेगी, और इन तीनों में वाटर नहीं बनेगा। वो मैं कहेगा कौन सी मेटल है नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करी और वाटर नहीं बन रहा, कौन सी मेटल है नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करी तो गैस ही कोई नहीं बन रही, तो ये अमोनियम नाइट्रेट गैस नहीं है, ये लिक्विड है, फिर ये मेटल्स हो जाएंगी। किस मेटल से NO2 बनती, किस से N2O बनती। फिर कुछ मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड से बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती, गोल्ड, प्लेटिनियम, इरिडियम, टाइटेनियम, इन्हें नोबल मेटल्स कहते हैं, जैसे नोबल गैसेज होती हैं। फिर कुछ मेटल्स हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती, पैसिव होती हैं, थोड़ा सा रिएक्शन होगा फिर रुक जाएगा, मजीद आगे नहीं चलेगा। क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम है। कुछ मेटल्स हैं वो मेटल से रिएक्ट करती हैं तो मेटल नाइट्रेट के बजाय मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, वो टंगस्टन और यूरेनियम है। ये MCQs होंगे इनके। नाइट्रिक एसिड को अगर किसी नॉन मेटल या मेटलॉइड से रिएक्ट करेंगे तो होगा ये कि ऑक्सी एसिड बन जाएगा नॉन मेटल और मेटलॉइड का, साथ में NO2 और वाटर बनेगा। तो नॉन मेटल और मेटलॉइड आमतौर पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कंसनट्रेटेड से ही करते हैं। तो अब ये नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड है। तो इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सी एसिड कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वो नॉन मेटल हो, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वो मेटलॉइड मौजूद हो। तो इसमें फिर इस तरह से होता है कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इनके ऑक्सी एसिड बन जाएगा। कार्बन का ऑक्सी एसिड H2CO3 है, ये आमतौर पे अनस्टेबल होता है, लिहाजा ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सल्फर का ऑक्सी एसिड H2SO4। अगर किसी के एक से ज़्यादा ऑक्सी एसिड हो तो वो ऑक्सी एसिड लिखना है जिसमें ऑक्सीजन की तादाद सबसे ज़्यादा हो। इसको ऐसे बोलते हैं कि जिसमें नॉन मेटल सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उसमें नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज़्यादा होगी। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड H3PO4 बनेगा। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड है तो इनका भी एसिड, ये भी फास्फोरस के ग्रुप से हैं, तो लिहाजा इनके भी एसिड का फार्मूला वही होगा जो फास्फोरस का था, वो H3PO4 है, ये H3SO4 H3SbO4 बन जाएगा, साथ में NO2 और वाटर सब में कॉमन बनेगा। अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करें किसी रिड्यूसिंग एजेंट से और नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करें तो चाहे ये डाइल्यूट है चाहे कंसनट्रेटेड है, नाइट्रिक एसिड NO और वाटर में चेंज होगी, नाइट्रिक एसिड NO और वाटर में चेंज होगी। ऊपर हमने कहा था कि भाई कंसनट्रेटेड होता है NO2 बनेगा, वो मेटल के साथ था। नाइट्रिक एसिड जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करेगी ये NO और वाटर में चेंज होगी। अब देखो जैसे रिएक्शन है FeSO4, इसे फेरस पढ़ेंगे, सल्फेट पे -2 चार्ज, आयरन पे +2 होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। हम अभी पढ़ा है हमने कि फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है, सल्फाइड सल्फर में चेंज हो जाता है, आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो जाता है, और तो साथ में NO और वाटर बनेगा। पेज 11। अब इस चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हम फास्फोरस के रिएक्शंस करेंगे। तो देखो फास्फोरस के रिएक्शंस करने हैं तो इसका एक तरीका ये है कि इसके जितने वाटर के साथ रिएक्शन अगर वो इकट्ठे हम प्रैक्टिस कर लें तो इसके मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हो जाते हैं। देखिए जैसे PCl3 को वाटर से रिएक्ट करें या मिथाइल अल्कोहल से या एसिटिक एसिड से, तो आप अगर मोल याद रख लें, वाटर के 3 मोल हैं, 3 मोल ही मिथाइल अल्कोहल के हैं, 3 मोल ही एसिटिक एसिड के हैं, PCl3 से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि इसमें
3 क्लोरीन है और 3 हाइड्रोजन से मिलकर 3 HCl बन गए, बाकी जो बच गया उसे आपस में मिला दें तो बाकी 3 हाइड्रोजन बच गई हैं, एक फास्फोरस बच गया और 3 ऑक्सीजन बच गई हैं। इसी तरह से अब हाइड्रोजन की जगह नीचे वाले सेकंड रिएक्शन में मिथाइल आ गया तो 3CH3Cl बन गए और साथ में H3PO3 बन गया। नीचे वाले रिएक्शन में OH को छोड़ दें, तीनों में OH को छोड़ दें, बाकी जो बच गया उसको 3 क्लोरीन से मिला दें और साथ में H3PO3 बन जाएगा। PCl5 को वाटर से रिएक्शन करें, इसको ऐसे सोचो कि इसमें कितने HCl बन सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन से मिलकर 2 HCl बने, बाकी आपस में मिला दें, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन है। इसको फिर वाटर से रिएक्ट करें 3 मोल के साथ, मोल रेशो वाटर की याद रख लें कि पहले 1 मोल था, 3 मोल, अब कितने HCl बन सकते हैं, 3, टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन मिलकर 3 HCl बन गए, बाकी H3PO4 बन गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 4 मोल वाटर है प्लस PCl5 से मिलके तो ये H3PO4 प्लस 5 HCl बन गया। P2O3 को अगर वाटर से रिएक्ट करें कोल्ड वाटर में 1 मोल वाटर से ऐड कर दो, दोनों को H2P2 और 3 मोल वाटर के साथ इसे कंबाइन कर दो तो H6P2O6 बन गया। कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। अगर हॉट स्टेट में करें दोनों को कोएफिशिएंट डबल कर लें, P2O3 को भी डबल कर लें, H2O को भी डबल कर लें तो वो डबल हो गया, ये 6 हो गए, इनको ऐड कर लें, 4 कॉमन आ जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। MCQ होगा कोल्ड स्टेट में P2O3 जो है वो वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, तो H3PO3 बन रहा है, और हॉट स्टेट में कर रहे हैं तो फिर क्या बन रहा है, तो ये H3PO3 आगे हॉट स्टेट में H3PO4 में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो कोल्ड स्टेट में करेंगे तो पहले तो H3PO3 बना, हॉट स्टेट में पहले H3PO3 बना 4 मोल, ये फिर टूट के H3PO4 में चेंज हो जाते हैं। P2O5 को वाटर से रिएक्ट करें तो 1 मोल वाटर है, ऐड कर लो दोनों को और 2 कॉमन ले लो। P2O5 को वाटर से रिएक्ट करो, 3 मोल वाटर है, दोनों को ऐड कर लो, 2 कॉमन ले लो। N2O3 को वाटर से रिएक्ट करें तो उसमें जो है H2N2O4 हो गया, 2 कॉमन ले लें तो ये HNO2 बन गया। N2O5 को वाटर से रिएक्ट करें तो ये HNO3 बन गया। N2O5 यानी नाइट्रिक एसिड में से वाटर माइनस कर दें तो N2O5 बन जाएगा, N2O5 को वाटर में ऐड कर दें तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जब किसी में से वाटर रिमूव कर दें तो जो बाकी बचता है उसे एनहाइड्राइड कहते हैं, उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। N2O5 एनहाइड्राइड है HNO3 का। HNO2 में से वाटर रिमूव कर दें तो N2O3 बनता है, तो N2O3 HNO2 का एनहाइड्राइड है। तो हमें वो कहें कि HNO2 का एनहाइड्राइड कौन है, हम कहेंगे N2O3। तो N2O3 किसका एनहाइड्राइड है, HNO2 का। इसी तरह से देखो अगर हम इनके H3PO4 है तो H3PO4 जो है इसके 2 मोल लें और इसे हीट करें 240 पे तो इसमें से वाटर लॉस कर जाता है, H4P2O7 बच जाएगा, वाटर माइनस कर दें डबल करके। 316 पे फर्दर हीट करें फिर एक वाटर लॉस कर जाएगा और फिर उसमें से कॉमन ले लें तो HPO3 बन जाता है। HPO3 को मेटाफास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो फिर नाइट्रिक एसिड को अगर P2O5 के 4 रिएक्शन है, 4 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और एल्कोहल से। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इन सब में से वाटर रिमूव कर देगा। P2O5 इन सब में से वाटर रिमूव करके खुद वाटर से रिएक्ट करेगा तो HPO3 में चेंज हो जाएगा और खुद HPO3 में चेंज हो जाएगा। और नाइट्रिक एसिड में से वाटर रिमूव होगा तो N2O5 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर रिमूव होगा तो SO3 बनेगा, एसिटिक एसिड में से वाटर रिमूव होगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, ये एस्प्रीन बनाने में यूज़ होता है। और एल्कोहल में से वाटर रिमूव होगा तो इथीन बन जाएगी। दूसरे हिस्से की तरफ आओ, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के जो रिएक्शन हैं इनको कैसे याद करना है लास्ट में। मतलब कुछ मेटल्स हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, टिन, याद रखना है। ये मेटल जब रिएक्ट करती हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती हैं तो मेटल का सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन बनती है। MCQ ऐसे पूछ लेंगे, बताएं कौन सी मेटल हैं जो रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती। फिर ये कि कौन सी मेटल हैं जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें, तो कॉपर, सिल्वर और मर्करी हैं। मेटल का सॉल्ट बनना है, SO2 और वाटर बनता है, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। याद रखो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। और जब भी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हॉट स्टेट में लेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये फिर SO2 और वाटर में चेंज होता है। जब भी कहीं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे और हॉट स्टेट में करेंगे तो ये SO2 और वाटर में चेंज होगा। अब देखो कार्बन, सल्फर, H2S, HBr, HI, इनके रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से।
चूँकि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये सब तो पहले SO2 और वाटर में चेंज हो गए सल्फ्यूरिक एसिड तो, और ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S सल्फाइड, सल्फाइड सल्फर में, ब्रोमाइड ब्रोमीन में, आयोडाइड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। फिर सॉल्ट और एसिड के रिएक्शन है, ये सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट और एसिड के तौर पे जब ये रिएक्शन होंगे तो सॉल्ट और एसिड मिले तो सॉल्ट और एसिड ही बनते हैं। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से नेगेटिव आता है SO4 या HSO4, तो ये सॉल्ट से लेंगे पॉजिटिव तो बेरियम, लेड, सोडियम और पोटेशियम एसिड के नेगेटिव से मिलकर सॉल्ट बना देंगे। और एक नया एसिड कैसे बनेगा? नया एसिड ऐसे बनेगा कि सॉल्ट का नेगेटिव और एसिड के H से मिलेगा तो HCl, HNO3, HCl और HNO3 बन जाएंगे। पेज 12 चैप्टर 5 द हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। पहले हैलोजन देख लो, इनके ग्रुप ट्रेंड देख लो, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं। ये इनका ग्रुप ट्रेंड हो गया। एटॉमिक साइज नीचे बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि ये मालिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, मालिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। इनकी कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। फ्लोरीन पेल येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, आयोडीन ग्रेश ब्लैक है, एस्टेटीन एक रेयर एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ये सारे नॉन मेटल्स हैं एसिटीन के अलावा, लेकिन नीचे की तरफ जो इनका मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ रहा है। आयोडीन थोड़ी सी मेटेलिक भी हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये साइज के इन्वर्स होती हैं, लिहाजा नीचे की तरफ डिक्रीज करेंगी। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सोल्यूशन के अंदर, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हैलोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम हो रही है, लिहाजा ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है। इनकी रिएक्टिविटी डाउनवर्ड डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन पूरे प्रोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और वो नोबल गैसेस से भी रिएक्ट कर जाता है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। नीचे की तरफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं, लिहाजा उनका वेपर्स में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर देखो ये जो है सारे H2 की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है नेचर में, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा, अपने ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी जो है क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल है फ्लोरीन से। हालांकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है और उसमें जब बॉन्ड बनेगा, दो फ्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो जब वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एक टोटल चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन है और जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर लेंगे बॉन्ड बनाने में तो एक फ्लोरीन एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे, दूसरे के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे। तो वो जो लोन पेयर में रिपल्शन होगी, वो तो सारे हैलोजन में लोन पेयर तो होंगे, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ इतना स्मॉल है कि उसकी सूरत में जो लोन पेयर में रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन के नतीजे में बॉन्ड वीक हो जाएगा बाद, लिहाजा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो फ्लोरीन की कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, चाहे वो किसी से आयनिक बॉन्ड बनाए चाहे कोवलेंट, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस शेल है सेकंड और फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट सिर्फ कर सकता है। तो इट कैन यूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वेदर इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन और इट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 होती है। और बाकियों की -1 भी है, +1 भी है, +3, +5, +7 सब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। आयोडीन इस ग्रुप में ख़ास बात ये भी है कि आमतौर पे हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रुप के बाकी एलिमेंट से किसी ना किसी बात में डिफ़र करता है और वो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, लेकिन जो इसमें आयोडीन है जो ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है वो भी पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। मतलब उसमें उसकी क्या बातें हैं जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स उससे डिफ़र करती हैं, मतलब वो इस ग्रुप का सोल एलिमेंट है, ओनली एलिमेंट है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है लेकिन नेचुरल कंपाउंड्स में नहीं है। उनके वो कंपाउंड जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उनमें वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आयोडीन नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयोडीन सॉलिड है और कोई नहीं है, सॉलिड है। आयोडीन में मेटेलिक लस्टर है, मेटल की तरह से लाइट पड़ती है तो इसकी सरफेस थोड़ी शाइन करती है। आयोडीन जो मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करती है,
क्वेश्चन इसके देखो कैसे हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है हैलोजेंस का तो डाउनवर्ड क्या होगा? लूज इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेस रेडीली, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज मुश्किल से करेंगे, लेस रेडीली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करना का ताल्लुक किससे होता है? आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती, और नीचे की तरफ जाने से तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। ये कह रहे हैं लेस रेडीली, कि आसानी से लूज नहीं करेगा। बस एक बात को घुमा के कैसे किया है, तो इसलिए ये सही नहीं है। नीचे की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज हो जाता है, लेस रेडीली नहीं। लाइटर इन कलर, कलर तो नीचे की तरफ इंटेंस होता है, बिकम लेस डेंस, डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ती, डेंसिटी किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड बढ़ती। गेन इलेक्ट्रॉन लेस रेडीली, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कहते हैं, और डाउनवर्ड डिक्रीज करती है, करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, अभी हमने पढ़ा, उसके मुताबिक चार्ली बनेगा। पेज 13, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोराइड है, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन है। देखिए इसमें ये हमें ख्याल करना है कि इन जनरल, अगर हम इसको जनरलाइज करें, जो हेलाइड आइन होते हैं ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हेलाइड आइन यानी हेलोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आए तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और अगर एलिमेंट के तौर पे लिखे हों तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एटॉमिक स्टेट में ये एलिमेंट के तौर पे, तो फ्लोराइड तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन है। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर भी याद रख लो, और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। अगर तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इनकी पार जो है वो आपस में कंपेयर करनी है, तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो आयोडाइड का साइज़ ज़्यादा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और फ्लोराइड का साइज़ कम है, और फ्लोराइड वैसे भी इलेक्ट्रॉन पे उसका होल्ड ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसलिए वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। लिहाजा इसमें जो हमारे पास आंसर है, चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, फ्लोराइड तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बाकी क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन फिर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनमें से। विच रिएक्शन इज लाइकली टू टेक्स प्लेस? रिएक्टिविटी है, देखो एक फ्लोराइड का मतलब है एक सोल्यूशन है, फ्लोराइड आइन सोल्यूशन में मौजूद है, उसमें से हमने क्लोरीन गैस पास की है, तो क्या क्लोरीन जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी क्लोरीन जो है वो फ्लोराइड को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से? तो इसमें एक हैलोजन क्या दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर देगा? सोल्यूशन में जो मौजूद है वो आइन की शक्ल में मौजूद है, और जो हैलोजन हम पास कर रहे हैं, तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि उस हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर दिया है। तो हैलोजन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एक हैलोजन जो अबव है ग्रुप में, वो उस हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है जो ग्रुप में उससे बिलो है, तो लिहाजा ऑप्शन बीटा बनेगी, क्लोरीन ब्रोमाइड को रिप्लेस कर सकता है, जो नीचे वाला हैलोजन है वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच व्हेन हैलोजन इज पास थ्रू, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को पास किया है वाटर में से, तो कहते क्या होगा? आम तौर पे किसी भी हैलोजन को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो HCl, जैसे क्लोरीन को किया तो HCl HCl बनेगा, Br2 होता तो HBr और HBr बन जाता, आयोडीन होता तो HiO और HI बन जाता। फ्लोरीन जो है उसका रिएक्शन वाटर के साथ नॉर्मलस है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वो वाटर से रिएक्ट करके HF और ऑक्सीजन बना देता है, तो ये एक अलग रिएक्शन है वाटर के साथ इसका, इसलिए इसको याद रख लें। तो इसमें ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस होगी। When iodine reacts with a mixture of NaF, NaBr, NaCl, एक मिक्स सोल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें इकट्ठे हैं ये सारे सोडियम फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडीन उसमें से पास करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन इनमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हैलोजन जो है वो ग्रुप में नीचे मौजूद है, और जो हैलोजन ग्रुप में नीचे मौजूद होता है वो बाकी किसी हैलोजन को रिप्लेस, अपने से ऊपर वाले हैलोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। नो रिएक्शन होगा इसमें। और उसके बाद जनाब ठीक है, अब रिएक्शन क्वेश्चन है, व्हेन हैलोजन आर ट्रीटेड विद H2S देन हैलोजन्स आर, देखो कहते हैं हैलोजन को H2S से रिएक्ट किया, आयोडीन को रिएक्ट किया H2S से, जैसे ये बुक का रिएक्शन लिख दिया है, कोई हैलोजन वो हो सकता था,
अब पहले तो रिएक्शन को समझो। हैलोजन क्या है, हमने पहले ही पढ़ लिया, सॉल्व किए वगैरह में एग्जाम में आ जाना चाहिए। हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और सल्फाइड हम प्रैक्टिस करके आए हैं, सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आयोडीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जो ऑप्शन हमें दी हुई है वो कहते हैं कि बताओ इसमें क्या होगा, कि व्हेन हैलोजन आर ट्रीटेड विद H2S देन हैलोजन्स आर, हैलोजन क्या है, हैलोजन खुद रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब एलिमेंट के तौर पे लिखे हैं तो हैलोजन पढ़ते हैं Cl2Br2I2, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं। पेज 14। अब हैलोजन एसिड्स हैं HF, HCl, HBr, HI, इनके कुछ ग्रुप ट्रेंड्स हैं, इनके ग्रुप ट्रेंड्स हैं, उनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है सारी ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को। इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लें तो HF में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है ना HCl, HBr, HI में है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो सबसे ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, HF सबसे ज़्यादा। अब बाकी तीनों में वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं, वो मॉलिक्यूल के साइज़ पर डिपेंड करती हैं। जिस मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेज ज़्यादा होंगी, लिहाजा HI की सबसे ज़्यादा है और HCl की सबसे कम है। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करती है, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे वीक बॉन्ड HI का है, क्योंकि जितने एटम का साइज ज़्यादा हो उतना बॉन्ड वीक होता है, HI का बॉन्ड टूट जाएगा जल्दी, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वीक बॉन्ड है तो एटम दूर होंगे। और HF जो है उसमें छोटे एटम है, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, जितने छोटा एटम हो उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और वो कोवलेंट बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, जल्दी आयनाइज नहीं होगा, इसलिए वो वीक एसिड है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ट्रैप हुआ होता है, आयनाइज नहीं होता, वीक एसिड है। बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होता है, जिसकी बॉन्डिंग लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इनके, हैलोजन एसिड को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से कौन बनता है, HCl और HBr बनते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाओ तो मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड है कि आप इनडायरेक्ट मेथड से HCl और HF को बना सकते हैं। क्वेश्चन हमसे कर लें कि कौन है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। HCl दोनों से बनता है, HF सिर्फ इनडायरेक्ट से बनता है, HBr सिर्फ डायरेक्ट से बनता है। कौन है जो डायरेक्ट मेथड से नहीं बनता, HF। कौन है जो इनडायरेक्ट मेथड से नहीं बनता, HBr। ऐसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम हमारे पास अभी हम ट्रेंड पढ़ के हैं, बीटा हो जाएगा। सबसे बेसिक कौन है नेचर में, देखो बेस होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, आयोडाइड सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, तो इसलिए वो सबसे बेसिक हो जाएगा। कौन सी गैस है जब हम हॉट ग्लास रॉड से ट्रीट करेंगे टूट, जिसका बॉन्ड वीक है। सिंपल। कोवलेंट बॉन्ड किसका बताया सबसे वीक है इनमें, HI का, तो वो जल्दी टूट जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये NaCl NaClO बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है। अगर इसे हीट करें 70 डिग्री पे तो NaCl और NaClO3 बनता है। ओवरऑल रिएक्शन कर दें तो NaCl NaClO3 और वाटर बनता है। कोल्ड स्टेट में क्या क्या बनता है, हॉट स्टेट में क्या प्रोडक्ट बनता है। कोल्ड स्टेट में जो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट थी वो तो 0 थी, और 0 से NaCl में -1 हो गई, NaClO में क्लोरीन +1 हो गई, तो ये क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 और +1 में चेंज हुई है। हॉट स्टेट में करें तो ये क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट ओवरऑल रिएक्शन देखो फाइनल, तो क्लोरीन 0 से NaClO3 में +5 में चेंज हो गया। Which anions are produced when chlorine is passed through cold aqueous KOH? NaOHO या KOHO जो कोल्ड स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, कोल्ड स्टेट में कौन से आइंस बने थे, तो कोल्ड स्टेट में क्लोराइड और ClO नेगेटिव बनते हैं। इसमें बैड कंडक्टर कौन है, कंडक्टर वो होता है जो ज़्यादा आयनाइज होता है, और बैड कंडक्टर वो होगा जो कम आयनाइज होगा। इसमें सबसे कम आइंस किसके बनते हैं, HF के, और इसलिए वो बैड कंडक्टर होगा। पेज 15 ऑक्सी एसिड्स हैं हैलोजेंस के।
हेलोजन जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड बनते नहीं हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बनते हैं। ये +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। इस इनके नाम आने चाहिए। हाइपोक्लोरस एसिड HCl को कहते हैं, हेलोस एसिड कहते हैं। हेलोस एसिड मीन क्लोरस एसिड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमस एसिड, आयोडीन होता तो आयोडेस एसिड। HClO3 हेलिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। HClO4 पर हेलिक एसिड, पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक एसिड। इनमें थर्मल स्टेबिलिटी और एसिड स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से कम ज़्यादा होती, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती। और इनके अगर सॉल्ट बनाए तो उसे बोलते हैं, मतलब NaClO होता तो उसे बोलते हैं हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। NaClO2 होता सोडियम क्लोराइड। NaClO3 होता, एक एक हाइड्रोजन है सब में, उसकी अगर कोई मेटल लगा देंगे सॉल्ट बन जाएंगे। HClO4 है, NaClO4 करेंगे सोडियम परक्लोरेट कहलाएगा। अब इनके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? विच हैज़ मैक्सिमम pH इन एक्वस मीडियम। pH किसकी ज़्यादा होगी? pH ज़्यादा होने का मतलब है लेस एसिडिक। तो कम एसिडिक कौन है? क्योंकि नीचे की तरफ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो सबसे कम एसिडिक कौन है? HClO। तो लिहाजा उसकी pH भी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड किसे कहेंगे? HBRO को। हाईएस्ट pK वैल्यू किसकी है? pK वैल्यू एसिड स्ट्रेंथ के इनवर्स होती। तो हाईएस्ट pK वैल्यू का मतलब pK वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब एसिड वीक है। तो सबसे वीक एसिड इसमें कौन सा? अगेन वही HClO, HBRO या HIO होता। ब्लीचिंग पाउडर है, मिक्स सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। इसको ब्लीचिंग पाउडर को अगर HCl, H2SO4 या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करें तो इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। उस क्लोरीन को अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, उससे इसकी एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। और इसकी रेंज 35 से 38 होती है। जितनी अवेलेबल क्लोरीन ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा इफेक्टिव पावर होती है ब्लीचिंग पाउडर की। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसका मिक्स सॉल्ट है? तो ये मिक्स सॉल्ट है, इसमें क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड, तो अल्फा बनेगा। पेज 16, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, रेडॉन के अलावा सब एयर में एग्जिस्ट करती हैं। और ज़ीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, क्रिप्टॉन के 2 फ्लोराइड बन जाते हैं। ये सब कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, मतलब इन्हें आग नहीं लगती है। इनके ग्रुप ट्रेंड अगर देखें तो सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सब डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती हैं। असल में नॉन पोलर गैसेज हैं। नॉन पोलर गैसेज जो होती हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज़्यादा हो रही हैं, लिहाजा इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, इनमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। यही रीज़न होती कि इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। हीलियम का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोडिक्टेबल में -269 है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होती कूलेंट के तौर पे। और अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि वाई दे आर इनर्ट, वाई दे आर नोबल, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर द रीजंस। क्वेश्चन है, द एटम लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से साइज़ किसका ज़्यादा है? तो नियॉन तो ऑक्सीजन के बाद आती है उसी पीरियड में राइट साइड पे है उससे, तो साइज़ कम होगा। नाइट्रोजन पहले है, लिहाजा उसका साइज़ जो है वो इससे ज़्यादा होगा। हीलियम इससे ग्रुप में ऊपर है, उसका साइज़ भी कम होगा। XeF4 एग्जिस्ट एज, तो जितने जीनॉन के कंपाउंड है ना उनमें से जीनॉन के 2 कंपाउंड हैं सिर्फ। एक है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो कलरलेस गैस है, और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो कि कलरलेस लिक्विड है। बाकी सब जो हैं वो सॉलिड हैं, तो ये सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लिहाजा आंसर क्रिप्टॉन होगा। हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर जाएगा तो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। अल्फा पार्टिकल तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। हमने लेक्चर 15 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको करने के तरीका समझने की कोशिश की है। आप इनको प्रैक्टिस करें इस तरह से कि अगर टाइम है तो लिख के प्रैक्टिस करें, और रिएक्टेंट्स को लिख लें और प्रोडक्ट गेस करें।
जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखें या प्रोडक्ट को छुपा लें पेपर से और उसके बाद उस पर गैस करने की कोशिश करें कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे।